आज हम आपको क्लास 9th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। ओके, तो पहला एमसीक्यू आपका क्या कहता है, देखते हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इट्स देन इज टोटल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट एंड फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर हो सकती है। मतलब ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, बस कांस्टेंट रहेगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है, काइनेट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये भी कहता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट वाले ऑप्शन पे हम चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन द लेवल रोड। ठीक है, एक एक्सेलरेट कर रही है, अटेन 4 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी, 4 गुनी हो गई है इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है। इन दिस प्रोसेस पोटेंशियल, तो वी कैन से दैट पोटेंशियल जो वेलोसिटी है, तो पोटेंशियल वेलोसिटी के केस में हम कह सकते हैं कि ये उस पर पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम कह सकते हैं कि ये किस पे नहीं डिपेंड करती है, डज नॉट चेंज, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। तो डज नॉट चेंज वाले ऑप्शन पे आप सही के ऑप्शन टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज। नेगेटिव वर्क डन आपको पता 180, क्योंकि आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी W इज इक्वल टू -F। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आयरन स्पीयर ऑफ मास 10 ग्राम, सेम डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम ऑफ मास 3.5 ग्राम, बोथ स्पेयर अगर यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि बोथ स्पेयर ड्रॉप फ्रॉम द साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों को जोड़ा गया है, फ्रॉम द टावर, दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। दोनों कितना है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है। अब ये 10 मीटर अबव द ग्राउंड हो जाएंगे, दे हैव सेम। ठीक है, ऊपर से छोड़े गए, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर मास इतना है 3.5 है, इतना है, तो आपको पता है कि एक बॉडी पर मास है 3.5, एक बॉडी पर मास है 10। तो क्या यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ग्रेविटी तो दोनों पे सेम लगेगी, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलरेशन वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सब पे सेम वर्क करती है। तो इसीलिए हम कौन से ऑप्शन पे जाते हैं, एसिलरेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ गर्ल इज कैरी अ स्कूल बैग 3 kg ऑन हर बैक, कितने मूव करती है, 200 मीटर। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आपको पता है कि ये गर्ल है, ये इस तरीके से चल रही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ये काम कर रहा है। गर्ल चल रही इस तरफ, तो थीटा हो गया 90, और अगर 90 हो गया तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, हमको यूनिट ऑफ एनर्जी बतानी है कि ने कौन सी नहीं है। तो जूल होती है, सही है। और वर्क डन इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर ये भी होगी। ठीक है। किलोवाट आवर ये भी एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर ये भी है। तो बचा कौन, किलोवाट, ये किसका यूनिट है, पावर का। तो किलोवाट एनर्जी का यूनिट नहीं है, ये पावर का यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, डिस्प्लेसमेंट पे तो करता ही है, फोर्स पे भी करता है, एंगल बिटवीन ये भी करता है, इनिशियल वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे जाओगे। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पजेसेस,
कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी is falling from a height h, after it has fallen h by 2 it will possess, मतलब h मीटर थी, उसके बाद वो h by 2 नीचे आ गई, h by 2 क्या आ गई है? नीचे आ गई है। तो आप इसको पता है कि उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शॉर्ट देखते हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन पे जाएंगे कि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेते हैं। अ रॉकेट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, इफ द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी। देखो पहले हमने k1 में क्या, मास उसका वही रहेगा, वेलोसिटी v हो गई। फिर दूसरी k2, हाफ उसकी मास वही रहेगा रॉकेट के, और वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया गया है, 3 गुना। इससे ये खत्म। तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 1/9, क्या हो जाएगा? 1/9। तो आपको यहाँ से दोनों का रेशियो क्या मिल गया? 1:9। क्या मिल गया आपको? 1:9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। अविनाश कैन रन विथ ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन। कपिल कैन मूव विथ इतना अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स इतना, हु इज मोर पावरफुल। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ये कैसे आया? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम इस फार्मूले को बताएं कि ये कहाँ से आया, तो वर्क अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो ये तो पावर बन गया W/T, और एफ वही रहा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? वेलोसिटी। तो ये P का एक और फार्मूला बना F इंटू वी। तो देखो 10 न्यूटन है, कितने से जा रहा है? पहले हम P1 निकालते हैं, 10 इंटू 8 किया तो ये हो गया 80। फिर दूसरे की कितनी स्पीड है? जो दूसरे की 3 है, और ये कितना है? इतना। तो P2 निकालो। यहाँ पर अगर हमने P2 निकाला तो ये कितना हो गया? 25, और ये 3, ये हो गया 75। तो कौन ज़्यादा है? P1, यानी अविनाश हैव मोर। P1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। P1 इज ग्रेटर देन P2, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।